हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स। तो अप्लाइड मैकेनिक्स वो मैकेनिक्स का एक पार्ट है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि मैकेनिक्स क्या होता है। कि मैकेनिक्स इट डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट ऑन बॉडी। अगर मान लीजिए कि कोई बिल्डिंग है या कोई स्ट्रक्चर है और कोई मैकेनिकल डिवाइस है, तो उस पे जो फोर्स लग रहे हैं और उनसे जो उन पे इफ़ेक्ट हो रही है, तो उसकी स्टडी मैकेनिक्स में कवर होती है। अब वही जो स्टडी है वो अगर हम रियल लाइफ इंजीनियरिंग प्रॉब्लम में लगा के वो सॉल्व करें, तो दैट इज़ योर अप्लाइड मैकेनिक्स, मीन्स इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ इट। तो अब अप्लाइड मैकेनिक्स को तीन ब्रांच में डिवाइड किया जाता है। एक होता है मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, दूसरा मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी, अब इसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी कहा जाता है, और तीसरा होता है मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड। अब मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी में दो स्टडी होती है, एक होता है स्टैटिक और एक होता है डायनेमिक्स। अच्छा, रिजिड बॉडी क्या होती है वो देख लेते हैं। कि अगर मान लीजिए कि ये कोई बॉक्स है और इस पे अगर मैं फोर्स लगाऊं तो इसकी मूवमेंट होगी, बट इससे ये फोर्स से बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे कि उसके शेप है या साइज है वो चेंज नहीं होगी। तो ये बॉडी को रिजिड मानना, यही बेसिक कंसेप्ट है मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी में। वैसे तो कोई बॉडी रिजिड नहीं होती, बट दिस इज द अजम्पशन। तो इसमें दो ब्रांचेस होती है, एक होता है स्टैटिक्स और दूसरा होता है डायनेमिक्स। तो स्टैटिक्स में अगर कोई बॉडी है और उसकी मूवमेंट नहीं हो रही है, मीन्स वो रेस्ट कंडीशन में है, तो तब उस पे जो लगने वाले फोर्स है उसकी स्टडी आती है स्टैटिक्स में। बट यही बॉडी अगर मोशन में है तो उस पे जो फोर्स लग रहा है उसकी जो स्टडी है वो होती है वो कवर होती है डायनेमिक्स में। तो डायनेमिक्स में फर्दर दो डिविजन्स होते हैं, एक होता है काइनेटिक्स और एक होता है काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स में हम सिर्फ मोशन की स्टडी करते हैं विदाउट कॉज ऑफ इट, यानी कॉज मीन्स फोर्स। अगर कोई फोर्स है उसकी स्टडी नहीं करेंगे, सिर्फ मोशन की स्टडी करेंगे। बट काइनेटिक्स में उल्टा होता है, काइनेटिक्स में मोशन की स्टडी तो होती है प्लस उसके कॉज की भी स्टडी होती है। मीन्स अगर कोई फोर्स लग रहा है तो उसकी भी स्टडी काइनेटिक्स में होती है। अब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि कोई बीम है, तो बीम में डिफरेंट लोडिंग्स होते हैं, तो उसकी वजह से बीम के इंटरनल स्ट्रक्चर में जो भी चेंजेस होते हैं उसकी स्टडी किस में कवर होती है, तो कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। वो हम वो एक सब्जेक्ट है, वो भी हम इसके बाद कवर करेंगे। इसके बाद आता है मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड। तो जनरली फ्लूइड दो टाइप के होते हैं, एक होता है लिक्विड और दूसरा होता है गैस। तो लिक्विड कंसिडर होता है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में, तो उसकी जो स्टडी होती है वो होती है वो यहाँ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में होती है, और कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड मीन्स यहाँ पे गैस की स्टडी होती है।
अब कुछ फंडामेंटल कंसेप्ट है जो समझने हैं। तो उसमें पहला होता है स्पेस। इट इज द अनलिमिटेड एक्सपांशन ऑफ फिजिकल डायमेंशन। अब मतलब कि एक ऐसी जगह जो बहुत ही बड़ी है और उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी पार्टिकल को आप लोकेट, उसकी लोकेशन आप डिफाइन कर सको। जैसे मान लीजिए ये कोई पार्टिकल है, मीन्स ये यहाँ पे ये स्पेस है और इसमें एक पार्टिकल है। अब मुझे इसका लोकेशन डिफाइन करना है, तो मैं कैसे करूँगा? तो स्पेस में अगर ये पार्टिकल है तो पहले मुझे एक चाहिए ओरिजिन। ठीक है, मान लीजिए ये ओरिजिन है ओ। अब ओरिजिन में से 3 एक्सेस निकलती है, एक्स, वाई और जेड। तो स्पेस में ये कोऑर्डिनेट सिस्टम की मदद से मैं ये पार्टिकल का लोकेशन डिफाइन कर सकता हूँ। ओके, तो मान लीजिए कि ये एक्स डायरेक्शन में ये पार्टिकल का कोऑर्डिनेट है एक्स, वाई डायरेक्शन में है वाई और जेड डायरेक्शन में है स्मॉल जेड। तो इससे पार्टिकल पी को मैं स्पेस में लोकेट कर सकता हूँ। तो ये होता है स्पेस। दूसरा होता है टाइम। इट इज द मेजर ऑफ सक्सेशन ऑफ इवेंट। अगर मान लीजिए कि एक इवेंट है और उसके बाद दूसरी इवेंट हो रही है, तो इन दोनों के बीच में जो ड्यूरेशन है वो क्या दिखाता है? टाइम। वो हम टाइम से दिखा, जनरली टाइम हम मेजर करते हैं सेकंड में। ठीक है, और यहाँ पे लोकेशन मीन्स ये अगर मुझे डिस्टेंस मेजर करना है, यानी ये एक्स वाई जेड जो डिस्टेंस मेजर करना है वो मुझे करना है मीटर में, या फिर किलोमीटर ले लो या फिर माइल ले लो, कोई भी यूनिट है, लेकिन हम जनरली मीटर में करते हैं क्योंकि ये हमारा एसआई यूनिट है। सिमिलरली टाइम भी हम सेकंड में मेजर करते हैं। आप आवर में भी मेजर कर सकते हो, डे में भी मेजर कर सकते हो, लेकिन हमारा एसआई यूनिट सेकंड में है, इसलिए हम जनरली सेकंड में यूज करते हैं। अब तीसरा है मास। इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर पोजेस्ड बाय बॉडी। ठीक है, कोई भी बॉडी में कितना द्रव्य है, कितना मैटर है, वो उससे मास डिफाइन होता है। जनरली मास एक मेजर होता है इनर्शिया का। जैसे मान लीजिए कि 2 बॉक्स है, ठीक है, इसका वेट है 100 केजी और एक छोटा सा बॉक्स है, इसका वेट है 10 केजी। अब इसको सेम फोर्स लगा रहा हूं मैं, ठीक है, तो ये बहुत इजीली मूव हो जाएगा, बट ये मूव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसने मूवमेंट को एक रेजिस्टेंस ऑफर किया। ठीक है, फोर्स को एक रेजिस्टेंस मीन मूवमेंट को एक रेजिस्टेंस ऑफर किया और उसी को ही, वही रेजिस्टेंस को मैं कहता हूं इनर्शिया। ठीक है, तो ये होता है इनर्शिया। जनरली हम मास को केजी में मेजर करते हैं। ठीक है, ग्राम में भी कर सकते हो, लेकिन हमारा ऐसा यूनिट है केजी। उसके बाद और एक टर्म समझनी है, वो है स्केलर क्वांटिटीज। अब ये क्वांटिटीज क्या होती है? ऐसी क्वांटिटीज जो सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड से डिफाइन हो। ठीक है, तो मान लीजिए कि जैसे मास ही ले लीजिए। ठीक है, तो मास होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है,
तो अगर मान लीजिए कि एक बड़ी सी फ्रेम है और उसमें एक दो पत्थर रखे हैं, एक है 10 kg और दूसरा है 20 kg, तो टोटल कितना मास हुआ? तो हम सिंपली इसका समेशन करेंगे 10 प्लस 20, तो वो हो जाएगा 30 kg। सिंपल समेशन करेंगे तो यह ऐसी क्वांटिटी ही कहलाती है स्केलर क्वांटिटी, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड का इंपॉर्टेंस है बट डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस नहीं है। बट सामने दूसरी क्वांटिटीज है वेक्टर क्वांटिटीज। अब वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन उसकी डायरेक्शन भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर फोर्स ले लूं, ठीक है, तो एक फोर्स है 10 न्यूटन ये डायरेक्शन में, दूसरा फोर्स है 20 न्यूटन ये डायरेक्शन में। अब यहाँ पे अगर मुझे टोटल फोर्स फाइंड करना है कि फाइनल फोर्स कितना है, तो वो 10 प्लस 20 30 होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये फोर्स की डायरेक्शन भी कंसीडर करनी पड़ेगी। तो ऐसी क्वांटिटीज ही होती है वेक्टर क्वांटिटीज। जनरली समेशन या सब्ट्रैक्शन करने के लिए वेक्टर क्वांटिटीज के लिए वेक्टर अलजेब्रा होता है। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है उसमें मैं कवर करूंगा। अब कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स देख लेते हैं। तो पहला लॉ है हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। A body continues to be in a state of rest or uniform motion in a straight line until it is compelled by a force to change the state. तो मान लीजिए कि ये एक बॉडी है और ये अभी रेस्ट कंडीशन में है। तो अगर जब तक मैं इस पे कोई फोर्स नहीं लगाऊंगा तो ये बॉडी ये डायरेक्शन में मूव नहीं करेगी। तो अगर मैंने ये फोर्स लगाया तो इसकी मूवमेंट ये डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो यही दिखाता है हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कि अगर किसी भी स्टेट को चेंज करना है तो हमें फोर्स की आवश्यकता है। अब न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, the acceleration of a particle is proportional to the impressed force and take place in the direction in which the force acts. अब न्यूटन फर्स्ट लॉ हमें एक्चुअली डेफिनेशन देता है किसकी? फोर्स की। ठीक है, ऑफ फोर्स। और जो सेकेंड लॉ है वो हमें उसका इक्वेशन देता है। तो अगर ये फोर्स है, अगर मैंने ये बॉक्स पे फोर्स लगाया तो ये डायरेक्शन में मूवमेंट होगी और ये डायरेक्शन में उसका एक्सेलरेशन बढ़ेगा। ठीक है, अगर फोर्स बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, अगर फोर्स कम हो रहा है तो एक्सेलरेशन कम होगा। तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? उसके एक्सेलरेशन के। और दोनों की डायरेक्शन भी सेम डायरेक्शन रहती है। ठीक है, तो अगर मैं ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाऊं तो यहाँ पे मुझे कांस्टेंट प्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो कांस्टेंट होता है हमारा ma मीन्स मास। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन बना फोर्स का जो हमें न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन देता है। ठीक है, अब यहाँ पे मास का क्या सिग्निफिकेंस है वो मैं यहाँ पे समझाऊंगा। ठीक है, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो मान लीजिए कि अगर ये वॉल है,
अगर वॉल पे मैं एक एक्शन मीन्स एक फोर्स लगाऊंगा तो मुझे उतना ही मैग्नीट्यूड और रिवर्स डायरेक्शन में मुझे एक सेम फोर्स मीन्स सेम रिएक्शन मिलेगी। अब एक्चुअली थर्ड लॉ ऑफ मोशन मुझे मास का सिग्निफिकेंस देता है। कैसे कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे ये फोर्स ज़्यादा है, ठीक है, ये फोर्स बहुत ज़्यादा है और ये इसका मास जो m है वो बहुत कम है, ठीक है, तो क्या होगा कि फोर्स ज़्यादा होने की वजह से ये बॉडी मूव करेगी, ठीक है। लेकिन अगर एक सिनारियो ऐसा ले लिया जाए कि अगर ये बहुत बड़ा पत्थर है, ठीक है, और इस पे मैं अगर छोटा सा फोर्स लगाऊं तो क्या ये मूव करेगा? नहीं। क्या मुझे क्या देगा? ये रिवर्स में एक रिएक्शन देगा, ठीक है। तो वो रिएक्शन कौन देता है? तो ये मास होता है उसका इनर्शिया, ठीक है। तो ये होता है और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब और एक लॉ है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। The gravitational force between two bodies is proportional to the product of masses of the bodies and inversely proportional to the square of distance between them. तो अब यहाँ पे कि अगर दो मास है, एक है m1 और दूसरा है m2, ठीक है, और अगर दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो r है, ओके, तो अब इन दोनों के बीच में एक ग्रेविटेशनल पुल मीन्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फोर्स काम करेगा और वो फोर्स प्रोपोर्शनल किसके होता है? दोनों मास के प्रोडक्ट के मीन्स m1 इंटू m2, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। तो ये हमारा एक्सप्रेशन बना। अब यहाँ पे भी एक प्रोपोर्शनलिटी, अगर प्रोपोर्शनलिटी सिंबल में हटाऊं तो मुझे एक कांस्टेंट मिलेगा, वो होता है कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, और G को हम बोलते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, जिसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। अब अगर मान लीजिए कि ये अर्थ सरफेस है, ठीक है, और उस पे एक बॉडी है जिसका मास है स्मॉल m। अब ये अर्थ की रेडियस है वो होती है कैपिटल R, ठीक है, अर्थ का वेट मैं ले लेता हूँ कैपिटल M, ठीक है। तो अब एज पर ग्रेविटेशनल लॉ ये मास और अर्थ के बीच में एक ग्रेविटेशन फोर्स एक्सर्ट होगा, ठीक है। तो वो फोर्स कितना होगा? एज पर द इक्वेशन के F इज इक्वल टू G, अब ये दोनों के मास का प्रोडक्ट मीन्स कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइड बाय, अब दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है वो हम r ले सकते हैं, ठीक है, तो वो होता है कैपिटल R स्क्वायर। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये कांस्टेंट है, ये क्वांटिटी कांस्टेंट है क्योंकि अर्थ का मास कांस्टेंट रहेगा, अर्थ की रेडियस कांस्टेंट है, तो जो फोर्स है वो किस पे सिर्फ डिपेंड करता है? वो जो मास है अर्थ पे उस पे ही डिपेंड करता है, और यही फोर्स को मैं बोलता हूँ वेट फोर्स, ठीक है, यही फोर्स होता है वेट फोर्स। जो अर्थ
अपने सरफेस पे रही कोई भी बॉडी पे एक्सर्ट करता है। ठीक है, इसे मैं कैपिटल W से भी डिनोट कर सकता हूं। अब इसका वैल्यू निकालते हैं। तो अब W क्या होगा कि जी m अपॉन आर स्क्वायर इंटू स्मॉल m। ठीक है, अब ये सारी क्वांटिटी कांस्टेंट है और ये अगर कैलकुलेट की जाए तो ये निकल करके आती है अराउंड 9.81 m। ठीक है, और यही कांस्टेंट को नाम दिया है स्मॉल g, और यही g को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हम जनरली ये इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं कि W क्या होता है m इंटू जी। अब यहां पे एक चीज नोटिस करने जैसी है कि ये कैपिटल जी होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। मीन्स स्पेस में कोई भी जगह पे इसकी वैल्यू की क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। बट सेम थिंग ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के लिए ट्रू नहीं है, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सिर्फ अर्थ के लिए ही कांस्टेंट है। अगर यही चीज मैं यही मास अगर मैं जुपिटर पे ले जाऊं तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और इसीलिए इसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। तो मान लीजिए कि यही चीज मैं जुपिटर पे ले जाऊं तो शायद उसका वेट बढ़ जाएगा, क्योंकि वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशनल पुल जुपिटर का बहुत बढ़ जाता है। अब सिस्टम ऑफ एसआई यूनिट देखते हैं कि 1960 से पहले क्या होता था कि अलग अलग रीजन्स में अलग अलग मेजरमेंट यूनिट यूज़ होते थे। ठीक है, तो उससे क्या होता था, कन्फ्यूजन्स रहते थे। तो 1960 में इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स अडॉप्ट हुए, जिसे हम एसआई यूनिट कहते हैं। अब एसआई यूनिट्स में मास, लेंथ और टाइम उसे बेसिक फंडामेंटल यूनिट माना जाता है, और जो बाकी जो यूनिट होते हैं वो ये तीनों का यूज करके डिराइव किए हुए यूनिट होते हैं, जिसे हम डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये टेबल में कुछ फिजिकल क्वांटिटीज दी है और उसके एसआई यूनिट्स दिए हैं। जैसे मान लो कि लेंथ है तो उसका एसआई यूनिट है मीटर। ठीक है, हम जनरली मीटर में ही उसके कैलकुलेशंस करते हैं। वैसे मास है, टाइम है, मास के लिए है केजी, टाइम के लिए है सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट होता है उसका एसआई यूनिट होता है एम्पियर, टेम्परेचर होता है उसका एसआई यूनिट केल्विन होता है। ठीक है, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है उसका यूनिट होता है कैंडेला। अब कुछ यहाँ पे एसआई यूनिट्स दिए हैं और उसकी डिराइव्ड क्वांटिटी डिराइव्ड यूनिट है, तो वो ये टेबल में दिए हैं। तो आप इसे स्टडी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको स्क्रॉल करता हूँ, जिससे आप पॉज करके भी इसको देख सकते हैं। जनरली हम कुछ ऐसा ही प्रीफिक्स यूज़ करते हैं जिससे हमें कैलकुलेशंस में आसानी हो। जैसे कुछ यूनिट्स होते हैं वो बहुत छोटे या बहुत बड़े होते हैं, तो हम उसे प्रीफिक्स लगा के उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास ग्राम है, 1000 ग्राम है, तो ये मैं कैलकुलेशंस में नहीं ले सकता क्योंकि मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा केजी में। ठीक है, तो हमें पता है ये होता है 1 केजी। तो 1 केजी मीन्स 1 किलोग्राम, जो किलो का मतलब होता है 10 टू द पावर 3। ठीक है, यहाँ पे है किलो का मतलब 10 टू द पावर 3। तो वैसे ही हम अपने नेसेसिटी के अनुरूप कुछ भी
प्रीफिक्स ले सकते हैं, ठीक है, जैसे मिलीमीटर हो गया, माइक्रोमीटर हो गया, ठीक है, नैनोमीटर हो गया। तो जो भी क्वांटिटी के साथ डील करना है वैसे हम प्रीफिक्स यूज़ करते हैं।